हमने जब शुरू किया तो मुझे लगता था कि आसान है, जी। लेकिन जब काम शुरू किया तो लगा कि ये इतना आसान नहीं है काम। तो उनकी बस्ती में ही हम लोगों ने, एक मंदिर है पास में ही, उस मंदिर के चबूतरे पे हम लोग बैठते थे, कभी नीचे बैठ जाते थे और फट्टियाँ बिछा के बोर्ड को टांग के, जो पिलर था जो मस्जिद, ट्रेडिशनल जिस तरीके से पढ़ाई चलती थी तो उसको उस तरह से हमने पढ़ाना शुरू किया उनको और उनको स्कूल से जोड़ा। रायपुरा बस्ती के बच्चों का नाम फर्जी तरीके से कहीं और दर्ज करवाया गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या पूरी इस पीछे की कहानी थी? अपनी जो बुरी आदतों को पूरा करने के लिए बच्चों को बाल भिक्षावृत्ति भी करवाते हैं और साथ में मजदूरी के लिए भी बच्चों को भेज देता है। लेकिन सफल शिक्षा की वजह से वो बच्ची बाल कल्याण समिति के पास पहुंची और उसकी देखभाल हुई और वो अल्टीमेटली आज अपने परिवार के पास, पूरा वो राजस्थान में परिवार जहाँ उसके पेरेंट्स थे उनके पास हो। मैं आज फिर विदिशा के लोगों का धन्यवाद करूँगा कि आपके सहयोग के बगैर सफल शिक्षा सेवा समिति चल नहीं सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं बातों का सफर एपिसोड 3। आज मेरे इस एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो कि सामाजिक कार्यों में पिछले 8 सालों से लगे हुए हैं। अक्सर जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा, किताबें और स्कूल तक ही सीमित हो जाते हैं। लेकिन जिन व्यक्ति से आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, वो ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए काम करते हैं जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। उनकी बच्चों की शुरुआत सुबह पन्नी बीनने से होती है और रातों में कच्ची छत के नीचे उनको सोना होता है। करीबन 800 बच्चे और 400 परिवारों के संरक्षण को मनोज जी एक दिशा दिखा रहे हैं। बच्चों के भविष्य को एक मिडिलमैन के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद करूँ जी। बातों का सफर एपिसोड 3 में। समय में थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा कि एक युवा मनोज कौशल स्कूल से अपने कॉलेज के टाइम में आते हैं और कॉलेज के बाद फिर एक नई दिशा पकड़ते हैं शिक्षा की ओर। वो कैसे समय याद करते हैं आप? हाँ, एक्चुअली एक जिस तरह से सभी लोगों का सामान्य सा जीवन होता है, बचपन होता है, जी। फिर आगे पढ़ाई बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो उस वो ही उसी तरह से मेरे साथ में रहा है। ऐसा कोई अलग हट के ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मेरा एजुकेशन कोई विशेष एजुकेशन रही हो या कोई विशेष कॉलेज में जाके मैंने कुछ पढ़ाई की हो। चूँकि फ़ादर मेरे पुलिस में थे, तो पूरा विदिशा जिले में ही और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में ही मेरी पूरी एजुकेशन हुई और प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी गंज वासुदा से किया। फिर इसके बाद विदिशा अपना जो जैन कॉलेज है वहाँ से ग्रेजुएशन हुआ। फिर पीजी भी एमए सोशल वर्क में मैंने विदिशा से किया। फार्मेसी भोपाल से आईएएस कॉलेज है वहाँ से किया और एक एलोपैथी कंपाउंडर का कोर्स होता है वो भी किया। तो मेडिकल लाइन, मेरा शुरू से ही मेडिकल में शौक रहा था। तो मैं चाहता था मेडिकल प्रोफेशन में जाके मैं कुछ करूँ, डॉक्टर बनूँ। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि वो चीज़ हो नहीं पाई। तो फिर बाकी जो सामान्य एजुकेशन चलती है, वही 12 हुआ, ग्रेजुएशन कर लो, पीजी कर लो, फार्मेसी कर लो, इस तरह से वो एजुकेशन लाइन में चलता रहा। इसमें अलग ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं कोई अलग हट के कुछ अलग कुछ रहा हूँ। जी। एक सामान्य सा जो एजुकेशन होती है वही रही। पहली बार जब आपने झुग्गी बस्तियों में पढ़ाना का अनुभव शुरू किया होगा या पढ़ाना शुरू किया, पहली बार अनुभव कैसा रहा आपका? हाँ, एक्चुअली मेरे बेटे का बर्थडे था तो उस बर्थडे में हमारा जाना हुआ। जैसे सामान्यतः लोग जाते हैं कि भई बच्चों का घर में कोई अच्छा काम है, बच्चों का बर्थडे है, कोई सालगिरह है, तो लोग ऐसी बस्ती में जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ लोगों को ज़रूरत है और वहाँ पे वो लोग थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जी। तो ऐसे ही हमारे अनुज का जन्मदिन था तो उस पे हम सब लोग पूरा परिवार गया हुआ था वहाँ। तो मैंने देखा कि वहाँ बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जिनको स्कूल जाना चाहिए, उनका जो बाल बचपन होता है उसका संरक्षण होना चाहिए, उनको बालकों के जो अधिकार होते हैं वो मिलना चाहिए। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि ये बच्चे स्कूल भी नहीं जाते और जो अधिकार बच्चों को मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि ये 1-2 दिन का कार्यक्रम करके आज लोग आ जाते हैं कि भई किसी ने कुछ बाँट दिया, कपड़े बाँट दिए, बिस्किट बाँट दिए और समझते हैं कि सारा काम अपना हो गया। तो मुझे लगा कि ये इससे आगे हट के थोड़ा-सा कुछ काम किया जाए। जी। तो मुझे लगा कि ये जो परिवार है और इनकी आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं है कि ये कोई अच्छा बिज़नेस कर पाएँ, बहुत अच्छी एजुकेशन ले पाएँ। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ थी कि इनको एजुकेशन शिक्षा से जोड़ा जाए। सफल शिक्षा सेवा समिति आपकी एनजीओ है, उसके थ्रू आप काम कर रहे हैं। तो उसको शुरू करने की दिशा में कैसे सोच कैसे बनी कि ये शुरू करना है? एक्चुअली जब ये काम शुरू किया मैंने तो मुझे लगा कि कुछ लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन भी लिया कि आप कौन हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं?
क्या आपका बैकग्राउंड है, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप क्यों इन परिवारों को पढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि इसको एक व्यवस्थित रूप दिया जाए। शुरू में शुरुआत हुई थी तो एक एनजीओ जैसा हमने नहीं बनाया था, सफल शिक्षा सेवा समिति बनी नहीं थी उस जी। फिर मुझे लगा कि समिति बना ली जाए और फिर एक व्यवस्थित ढंग से काम किया जाए। तो फिर समिति बनाने के बाद फिर हम लोगों ने व्यवस्थित ढंग से महलघाट पे विदिशा जो है, वहाँ की बस्ती में 60-63 बच्चों को लेके हमने ये काम शुरू किया। जी। और उसके बाद फिर विदिशा की 4 बस्तियों में पिछले साल तक 4 बस्तियों में काम चल रहा था। अभी एक बस्ती और शुरू हुई है बरीपुरा की, जो लायंस भवन है अपना, लायंस क्लब द्वारा प्रोवाइड किया गया। वहाँ पे भी हैं ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाई में ज़रूरत है, शिक्षा के लिए ज़रूरत है कि भई उनका मार्गदर्शन की ज़रूरत है कि भई वो बच्चे स्कूल जा पाएँ, ऐसा परिवार वहाँ पे भी है। तो ऐसे आज विदिशा में 5 बस्तियाँ सफल शिक्षा सेवा समिति काम कर रही है जी। और करीब 500 से ऊपर बच्चे समिति से जुड़े हुए हैं और 300-400 परिवार हैं जिनसे डायरेक्ट हम लोग जुड़े हुए हैं। बस्तियों की बात की तो कोई शुरुआत में ऐसा भवन तो आपको नहीं मिला होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उस समय क्या क्या बच्चे ग्राउंड में बैठते थे, खुले आसमान के नीचे पढ़ते थे? एक्चुअली मैलघाट का जो क्षेत्र है वहाँ जो झुग्गी बस्तियाँ थी पूरी, जी। वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि कुछ स्कूल जैसा बनाया जाए या कुछ शेड जैसा कुछ बना लिया जाए और बाल बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उनकी बस्ती में ही हम लोगों ने एक मंदिर है पास में ही, उस मंदिर के चबूतरे पे हम लोग बैठते थे, कभी नीचे बैठ जाते थे और फट्टियाँ बिछा के बोर्ड को टाँग के जो पिलर था जो मंदिर का, ट्रेडिशनल जिस तरीके से पढ़ाई चलती थी तो उसको उस तरह से हमने पढ़ाना शुरू किया उनको और उनको स्कूल से जोड़ा। चूँकि मार्कशीट उनको चाहिए, उनको एजुकेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो चाहिए, तो उसके लिए उनको मार्कशीट चाहिए और तो उसके लिए हमने उनको स्कूलों में भेजा कि भई ये स्कूल में इनको लगे कि भई ये कक्षा 1 से 2 में आए, 3 में आए, 4 में आए, इनका एजुकेशन इस तरह से बढ़ा। तो हमने वो पास में स्कूल है, तो पूरा स्कूल है, वहाँ पे उन बच्चों के एडमिशन कराए और पढ़ाना शुरू किया। साथ में उनकी जो किताबें, बुक्स हैं, उनका यूनिफ़ॉर्म है, जो-जो ज़रूरत उनकी लगती थी, वो हम उसको पूरी करते थे। बस्तियों में पढ़ाना इतना आसान तो नहीं होगा और बच्चे भी पहली बार जब शिक्षा की ओर रुख करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनका कुछ अलग ही नेचर होता होगा। माता-पिता भी कई बार यदि बस्तियों में जा रहे हैं तो नहीं सोचते होंगे कि बच्चों को आप इस दिशा में भेजें। तो क्या आसान था वो शुरुआत करना? नहीं, हमने जब शुरू किया तो मुझे लगता था कि आसान है। जी। लेकिन जब काम शुरू किया तो लगा कि ये इतना आसान नहीं है काम, क्योंकि उसमें पेरेंट्स को भी लेके चलना है साथ में और बच्चों को जो उनके स्वभाव बन गया है 5-6 साल, 7 साल जब वो जिस परिवेश में वो रहे हैं, उस परिवेश में रहते हुए उनका जो स्वभाव बन गया है, उसको बदलना थोड़ा-सा मुश्किल था। जी। लेकिन बच्चे हैं, उनको अच्छा लगता था कि कोई हमें कोई एक किताब मिल रही है, कोई एक बस्ता मिल रहा है, हुँ। कोई हमें कहीं नई जगह भेज रहा है, हमें नई यूनिफ़ॉर्म कुछ कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। जी। तो वो उनको बच्चों को ठीक लगता था। बच्चे जाना भी शुरू हुए और पढ़े भी, मुझे अच्छा लगा कि बच्चे वहाँ तक पहुँचे और शुरुआत बहुत अच्छी रही। बच्चे ने वो पढ़ना शुरू किया। परेशानियाँ तो आती हैं, आप कोई भी काम शुरू कर लें तो परेशानियाँ तो रहीं, पेरेंट्स की तरफ से भी रहीं। बच्चों की तरफ से तो ऐसा था कि बच्चों की तरफ से अगर परेशानी आती है तो उसको आप हैंडल कर सकते हो। जी। बच्चों को समझाया जा सकता है, उनको सही रास्ते पे लाया जा सकता है। पेरेंट्स को लेके थोड़ी रही तो वो कोशिश की है उसमें, जी। तो सब तरह की उस पे चल रहा है इस तरह से। जी। अब 8 सालों में कोई ऐसा दिन भी आया कि कभी जब कहते हैं कि एक ऐसा दिन भी आता है जो हार मानने पे व्यक्ति बिल्कुल सोचता है कि मैं अब इसके बाद नहीं करूँगा ये चीज़। क्या कभी वो भी मन में आया आपके? आप बिल्कुल प्रोफ़ेशनली सारी चीज़ों को पूछ रहे हैं, वो बिल्कुल सही है क्योंकि जो भी क आप कोई काम शुरू करते हैं, तो ऐसे क्षण आते हैं क्योंकि जिस उद्देश्य को लेके आप चल रहे होते हैं और जब वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है, तो आपको मन में आता है कि कैसे करूँ मैं, क्या करूँ? करूँ भी कि नहीं करूँ? लोग नहीं सुनते, पेरेंट्स नहीं सुनते, किसी का सहयोग नहीं मिलता, ख़ास तौर से जो बच्चों के विभाग हैं, सब सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो उस तरह का सहयोग नहीं करते। तो मन में लगता है कि शायद मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर लगता है कि अपना एक उद्देश्य अपन ने जब ये बनाया है तो ये परेशानियाँ तो आएँगी। उन सबको लेके काम करना पड़ा और उसको कर रहे हैं। सहयोग की बात आई तो व्यक्तिगत यदि तौर पे पूछूँ तो परिवार का कैसा रुख रहा था शुरू से? परिवार तो ज़्यादा शुरू में नहीं रहा, लेकिन जिस बस्ती में मैंने काम शुरू किया था, उस बस्ती में जब परिवार के लोग पहुँचे तो उनको लगा कि ये काम तो ठीक है, लेकिन जिस तरह के उनके पेरेंट्स का व्यवहार है, जिस तरह की उनकी पेरेंट्स की मेंटालिटी है, सोच है, तो वहाँ थोड़ा उनको डर रहता था कि मैं जिस जगह जाता हूँ, वहाँ ऐसा ना हो कि कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए, जो परिवार के लिए और मेरे लिए ठीक ना हो। ये थोड़ा-सा उनको
परिवार को डाउट रहता था, लेकिन उन्होंने सहयोग किया मुझे कि ठीक है, आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो, होना चाहिए, बच्चे शिक्षा से जुड़ना चाहिए। जी, कभी कोई ऐसी स्थिति भी बनी डर की जो आप बात कर रहे हैं? कभी कोई ऐसा पल भी आपने देखा कि ऐसा कुछ हुआ हो? ऐसे पल आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका ज़िक्र ना करें। जी, समझ आए हैं, कई बार रहा है, इस तरह का होता है, काम करते हैं तो होता है, सबके साथ होता है। जब भी आप अच्छा काम करने निकलेंगे, तो परेशानियाँ कई बार उनकी तरफ से, कई बार बाहरी तरफ से, सब जी। तरफ से आती हैं, चलता है। आपने जन्मदिन मनाने का उन बच्चों के भी जन्मदिन मनाने का एक नया चीज़ शुरू की, एक नई सोच शुरू की। तो क्या आप वाक़ई लोग उन बच्चों के बीच में जाकर जन्मदिन मनाने के लिए उत्सुक होते हैं? नहीं, ये विदिशा का एक बहुत अच्छी बात है विदिशा की कि आप अगर अच्छा काम करने निकलते हैं ना, तो विदिशा में आप ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़ जाते हैं, हमेशा जुड़ते हैं। तो विदिशा का तो मैं धन्यवाद दूँगा पहले कि उन्होंने मेरे इस काम में इतना सहयोग किया है कि बगैर विदिशा वासियों के सहयोग से सफल शिक्षा सेवा समिति चल नहीं सकती। जी। तो अब वो जगह ऐसी है जहाँ पे पहले लोग जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब ये देखा कि सफल शिक्षा समिति काम कर रही है, बच्चों के बीच में काम कर रही है और यहाँ पे सहयोग की ज़रूरत है, तो विदिशा से कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, किसी भी तरह का उत्सव हो, तो इस तरह की स्थितियों में लोग बच्चों के पास पहुँचने लगे, वाह! सफल शिक्षा का सहयोग करने लगे और जो भी बच्चों की ज़रूरतें होती हैं, उनकी विदिशा के सभी समाज सेवी कहें और संगठन कहें, सबने मिलके सफल शिक्षा का सहयोग किया। इसी वजह से हम आज 400 से 500 जो बच्चे हमारे बीच में हैं, जी। उनका हम पूरी तरह से सहयोग कर पा रहे हैं। उनकी फ़ीस हो, उनका यूनिफ़ॉर्म हो, उनकी बुक्स हों, उनका जो स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे सभी के सहयोग से जी। चल पा रहा है। गवर्नमेंट सहयोग तो नहीं है अभी तक, लेकिन शहर का सहयोग। यानी जो 400-500 बच्चे आपके ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन उससे और जो हमने 800 का ज़िक्र शुरू किया, तो वो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हम अपने अनरिकॉर्डेड वे में हाँ, डाल एक्चुअली सकते क्या होता है कि जब जी। काम किया था तो एक ये जो मैं बता रहा 400-500 जो बच्चे बता रहा हूँ, ये हमारी बस्ती के बच्चे बता रहा हूँ। जी। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कभी सब्ज़ी बेचते हुए मिल जाते हैं, कभी बाल श्रम करते हुए मिल जाते हैं और कभी हम कहीं जा रहे हैं बाहर तो बच्चे मिल जाते हैं, तो उनको शिक्षा से जोड़ने का काम। और जैसे मकर संक्रांति पे जब यहाँ विदिशा में जो मेला लगता है, नहाने वो आते हैं लोग स्नान के लिए, उसमें भी बहुत से बाहर से बच्चे आते हैं, तो उनको शिक्षा से जोड़ पाएँ, उन सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे तो पिछले 6 सालों में, 7 सालों में 800 से ऊपर बच्चे बिल्कुल होंगे, ये 800 से ऊपर बच्चे। जी। 2022 में आपने कुछ ऐसा काम किया इस क्षेत्र में जो पॉजिटिव रहा और सुर्खियों में रहा। और सुर्खियों में ऐसा रहा कि प्रदेश स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचा। रायपुरा बस्ती के बच्चों का नाम फर्जी तरीके से कहीं और दर्ज करवाया गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या पूरी इस पीछे की कहानी थी? ये एक्चुअली हमारा सेंटर है, रायपुरा सेंटर है। तो वहाँ पे करीब 70-80 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते थे। कुछ जाते थे, कुछ नहीं जाते थे, कुछ रेगुलर नहीं थे। तो जब हमने उस बस्ती में काम शुरू किया तो हमें लगा कि इन बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। तो वहाँ पे भी एक अनिवार्य तोपरा स्कूल है, उस तोपरा स्कूल में हमने उनके नाम लिखाए। जी। जब हम नाम लिखवाने के लिए गए तो एक आजकल क्या होता है कि एक शिक्षा विभाग बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करता है समग्र आईडी से। जी। तो समग्र आईडी से जब उन बच्चों को रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि ये बच्चे आसपास के जो मदरसे हैं, उन मदरसों ने उनमें मदरसों ने उसमें नाम लिख रखे हैं, उनके नाम उसमें लिखे हुए थे। तो 2022 की ये सारी बात है। तो जब मदरसे से ये बात पूछी गई और पेरेंट्स से ये बात पूछी गई कि भाई आपके बच्चे मदरसों में नाम लिखे हैं, जी। तो ये बच्चे मदरसे जाते हैं क्या? तो पेरेंट्स का कहना ये था कि हमें पता नहीं कि हमारे बच्चे मदरसों में उनके नाम लिखे हैं और ना हमने कभी वहाँ नाम लिखा है और ना बच्चे कभी मदरसों में पढ़ने गए। जी। तो ये स्थिति थी उस समय। तो इस चीज़ को लेके, सारे रिकॉर्ड को लेके हमने एनसीपीसीआर को उसमें जानकारी दी पूरी रिकॉर्ड के साथ। तो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष अपने विदिशा के श्री पीएन कानूनगो जी थे। उन्होंने इस बात को समझा और बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने अच्छा एक्शन लिया। पूरी उन्होंने जाँच की और मदरसे से सारे बच्चे निकाल के और पास के जो भी सरकारी स्कूल थे, जी। उन स्कूलों में उन बच्चों के नाम लिखाए। और फिर ये एक मुद्दा विदिशा से शुरू होके मदरसों वाला कि हिंदू बच्चे मदरसों में क्यों हैं, और इसके बाद फिर जो इस्लामिक रीति-रिवाज होते हैं, जो धार्मिक मान्यताएँ होती हैं, उनकी शिक्षा बच्चों को क्यों दी जाती है। जी। तो उस समय एक किताब भी थी, तालीमुल इस्लाम नाम की एक किताब थी, जो एससीपीसीआर और एनसीपीसीआर दोनों ने मिलके वहाँ से सीज़ की थी। जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जा रही थी, हिंदू बच्चों को पढ़ाई जा रही थी। तो हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रहता है, ना उनको दी जानी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेके एक बहुत बड़ा इश्यू बना था विदिशा में। और
बच्चों को सारे मदरसों से निकाल के फिर सरकारी स्कूलों में किया गया और फिर एनसीपीसीआर ने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इस बात का जांच की कि कहाँ-कहाँ पे ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। जी। तो वो एक थी इस तरह की बात हुई थी। जी। यदि बात करें भिक्षावृत्ति की, खासकर बच्चों की, बाल श्रम की बात करें, सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है इसमें? नहीं, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है एक तो इनकी गरीबी है, सबसे बड़ी गरीबी है और इनका एक जो लाइफ़स्टाइल है और जो पुरानी जो उनका पैटर्न चला आ रहा है कि भई जो पेरेंट्स करते थे वही बच्चे करते हैं। तो इनके पेरेंट्स भी भिक्षावृत्ति में कर रहे हैं, इसके अलावा बाल श्रम में करते रहे हैं, मज़दूरी करते रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने बच्चों से भी वही काम करवाना शुरू कर देते हैं क्योंकि माँ उनके पूरे परिवार का माहौल बिल्कुल वही का वही रहता है और ये सारे के सारे एक ग्रुप में रहते हैं, ये सारे लोग जो होते हैं परिवार। तो एक मज़दूरी का जो चलन था और जो भिक्षावृत्ति का, बाल श्रम का जो चलन था वो कंटिन्यूटी में चला आ रहा। दूसरा कारण ये है कि कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो अपनी बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। जी। वो अपनी जो बुरी आदतों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी आदतें उन लोगों की हैं, जिनकी वजह से इनको पूरा करने के लिए बच्चों को बाल भिक्षावृत्ति भी करवाते हैं और साथ में मज़दूरी के लिए भी बच्चों को भेज देता है। कबाड़ा पन्नी बिनवाना उसमें से मुख्य है क्योंकि वो दिन भर में 200-400 ₹500 का कबाड़ा बीनते हैं और वो उस पैसे से ₹100-50 बच्चे खर्च करते हैं और बाकी के पेरेंट्स से ले लेते हैं। तो पेरेंट्स में उनके ख़ास तौर से जो पुरुष हैं, जी। वो अपने जो उनके व्यसन हैं, उन व्यसनों में वो खर्च करते हैं और इसका परिणाम सबसे ज़्यादा उस ऐसे परिवारों की महिलाएँ और बच्चे सबसे ज़्यादा उससे पीड़ित होता है। कोई ऐसी याद जुड़ी हो इन 8 सालों के लम्हों में कि जो आपको आज भी याद है या आप कैमरे पे कहना चाहें? एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। रेलवे स्टेशन पे एक बच्ची मिली थी करीब 10-12 साल एज रही होगी इसकी। तो ये कबाड़ा पन्नी बीनने वाले जो महिलाएँ थी वो वहाँ पे जा रही थी। कबाड़े स्टेशन के आस-पास भी घूमते रहती। वो महिला बच्ची राजस्थान की थी वो। तो उससे थोड़ी इनकी बात हुई होगी, तो वो भी आदिवासी बच्ची थी। तो उनका थोड़ा घुल-मिल जल्दी गए वो। यानी पहचान की उम्र हाँ, नहीं थी। पहचान की नहीं थी वो थोड़ा-सा उनका परिवेश और जो बोलचाल है उसकी वजह से वो आपस में घुल-मिल गए। जी। अच्छा उस बच्ची को लेके वो मेरी बस्ती जो जतरापुरा बस्ती है वहाँ पे वो लेके आ गए उसको वाह! और उसको वहाँ रख भी दिया उसको, बच्ची भी उनके साथ रहने लगी। जी। 3-4 दिन बाद जब मैं पहुँचा तो बच्चों ने बताया कि सर अपने गाँव में एक बच्ची आई है, एक लड़की आई है और वो स्टेशन में मिली थी और हमने उसको रख लिया। मैंने बोला ऐसे बच्चों को नहीं रख सकते, आप कौन बच्ची है, कहाँ है? आप घर पे नहीं रख सकते बच्चों को, संबंधित जो विभाग है उनको आप जानकारी दीजिए। उनको जब फिर मैंने उस बच्ची को बुलाया, उससे बात की, तो वो राजस्थान की बच्ची थी, राजस्थान से किसी महिला ने उसको बीना में रख लिया था। तो 3-4 साल बीना में रही और बीना में उस बच्ची का हाँ, उससे भी कबाड़ा पन्नी बनवाया, उन्होंने अपने मेहनत मज़दूरी करवाई, पढ़ाई से उसको नहीं जोड़ा, क्योंकि वो भी एक आदिवासी परिवार था ऐसा ही। और जब वो वहाँ से परेशान होने लगी, मारपीट होने लगी उस बच्ची के साथ में, तो वो ट्रेन से आके विदिशा में उतर गई। और विदिशा में आके हमारे जो परिवार है, जतरापुरा का परिवार है, एक आदिवासी परिवार को वो बच्ची मिल गई। फिर उन्होंने बाल कल्याण समिति को उसकी जानकारी दी। बाल कल्याण समिति ने उसको अपने अंडर में लिया और लेने के बाद उससे पूरी बात पूछी, कहाँ की हो आप, सारी चीज़ें उनसे पूछी। तो एक्चुअली उसकी जहाँ वो राजस्थान से जब वो आई थी तो उसकी उसके माता-पिता जो 2 माँ थी उसकी, तो वो दोनों के बीच में विवाद की वजह से वो बच्ची वहाँ से भी भागी थी और भागी थी उस समय मुझे लगा शायद 5-6 साल उसकी एज रही। तो पहले वो वो बीना खुद अकेली भागी। अकेली भागी, अकेली। ट्रेन से सीधा वो बीना आई। बीना आने के बाद दोस्त को ऐसे ही एक परिवार मिला जिसने उसको रखा और ऐसे ही कबाड़ा-पन्नी वगैरह जो काम रहता है वो करवाया। विदिशा में भी यही स्थिति होने वाली थी उसकी, लेकिन सफल शिक्षा की वजह से वो बच्ची बाल कल्याण समिति के पास पहुँची और उसकी देखभाल हुई और वो अल्टीमेटली आज अपने परिवार के पास पूरा वो राजस्थान में परिवार जहाँ उसके पेरेंट्स थे, उनके पास वो वापस आज है वो बच्ची और उसका जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एजुकेशन से भी उसको जोड़ दिया गया है और पढ़ाई वगैरह उसकी चल रही है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम सफल शिक्षा का हुआ था। जी। यादें बहुत हैं, ये मुझे थोड़ा याद आया आपने पूछा तो। अ, यदि बात करें, खुद एक टीचर हैं आप, आर्थिक स्थिति परिवार में मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या कभी कुछ सपनों की कुर्बानी भी आपने दी? आप सवाल बड़े अच्छे-अच्छे पूछे। एक्चुअली क्या मैंने अपने लिए मेरा मेडिकल लाइन में जाने का शुरू से ही मेरी रुचि रही है मेडिकल लाइन में। तो मैं हमेशा कोशिश करता रहा मैं डॉक्टर बनूँ या कुछ ऐसा अच्छा काम करूँ। वो सरकारी काम के लिए मैं नौकरी में जाना पाया हो नहीं पाया। जी।
11th बायोलॉजी सीखी, उसके बाद फिर पीएमटी 4-5 बार पीएमटी दिया। जी। फिर नहीं हुआ तो मुझे लगा बीएससी करके कुछ ऐसा मेडिकल का फील्ड फार्मेसी वाला कुछ चूज़ करते हैं कि मेडिकल लाइन बनी रहेगी अपनी, और डॉक्टर नहीं सही तो एक फार्मासिस्ट सही। तो फार्मेसी के बाद फिर गवर्नमेंट जॉब फार्मासिस्ट का लगा नहीं, तो वो आज वो फार्मेसी की डिग्री भी मेरे पास है, बीएससी है, सारी डिग्रियाँ मेरे पास हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब लगना चाहिए थी, जो सरकारी नौकरी होना चाहिए थी, वो नहीं लग पाया। फिर प्राइवेट में वो कई जगह काम किया, एक प्राइवेट एक संस्थान था उसमें काम किया, जी। और 4-5 साल वहाँ से काम करके फिर मैं विदिशा आया। फिर विदिशा में भी एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उसको जॉइन किया। उसको जॉइन करने के बाद फिर अभी तक मैं उसी कॉलेज में ही काम कर रहा हूँ। आर्थिक स्थिति कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते, बस जी। ठीक है। जी। ठीक है, उसको आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल बहुत हाई है या बहुत लो है। तो ये मेरे मन में बहुत दिनों तक चलता रहा कि मैं कुछ बन जाऊँ, फिर मैं करूँगा। जी। लेकिन चूँकि जब ये हो नहीं पाया, फिर मुझे लगा कि अब जो है जितना है उतने में ही ये काम शुरू किया जाए। फिर उसमें वो है कि फिर सहयोग मिला सभी का, तो ठीक रहा। शुरू में जो जो मैंने बताया मेलघाट के जब 63 बच्चे हमारे पास आए, तो शुरुआत 3-4 हज़ार रुपए से पर्सनली 2-3 लोग कलेक्ट करके, जो समिति में बनाने वाले थे हम लोग, उनने कलेक्ट करके वो ये काम हमने शुरू किया था। तो उस समय हमें सोचना पड़ता था कि भाई हम कैसे करेंगे, ये 60 बच्चे हो तो गए हैं, लेकिन अब इनको आगे कैसे लेके जाएँगे, इनकी ज़रूरतें भी हैं, कैसे करेंगे? लेकिन फिर धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए, हमें लोग, चूँकि वो मेलघाट का क्षेत्र ऐसा है कि आस-पास धार्मिक क्षेत्र है, बहुत सारे लोग आते-जाते थे, तो लोग देखते थे कि भाई यहाँ कुछ पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है ये? तो लोग आते गए और लोगों ने देखा, समझा, थोड़ा सोशल मीडिया से भी लोग जुड़े, तो लोगों का सहयोग मिलता गया। मैं आज फिर विदिशा के लोगों का धन्यवाद करूँगा कि आपके सहयोग के बगैर सफल शिक्षा सेवा समिति चल नहीं सकती थी। कभी हम स्लम बस्तियों से निकलते हैं, अक्सर स्वाभाविक है व्यक्ति में कि जब भी स्लम एरिया से निकलता है, यदि कार से ड्राइव कर रहा है तो तुरंत कार का शीशा ऊपर चला जाता है, कभी नाक पे कपड़ा आ जाता है। लेकिन आप उसी बस्ती में रहकर, लोगों के बीच रहकर पढ़ा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? नहीं, अब तो देखो ये सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई ये अछूत है या हमारे स्तर के नहीं है, इनको ऐसे ही रहना है। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनका अगर सहयोग किया जाए, इनको समझाया जाए, इनके साथ, तो इनको अपना जैसा समझ के अगर अपन इनके साथ काम किया जाए, तो ऐसा नहीं है, ये लोग समझेंगे, और जी। ठीक है, समझे हैं लोग, आ, इम्प्रूवमेंट हुआ है। यदि आपके पास एक मौका दिया जाए कभी, या अभी कहें कि पूरे देश की जनता को आप कहना चाहें इस लाइन में, तो वो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो, शिक्षा की बात है तो मैं पहली बात तो यही सबसे चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएँ, और जो सक्षम है वो पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को अपने, क्योंकि वो जानते हैं शिक्षा जीवन में आपको एक बेहतर जीवन देती है, समझ विकसित करती है, जिससे बच्चे अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर पाते हैं। तो लेकिन ज़रूरत वहाँ काम करने की है जहाँ पे बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जहाँ गरीबी है, जहाँ बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली काम करने की ज़रूरत वहाँ पे है। तो ऐसी जगह पे लोग पहुँचे हैं जहाँ पे इस तरह के बच्चे हैं, गरीबी है, किसी भी तरह से बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। उन पेरेंट्स का सहयोग करें, उन बच्चों का सहयोग करें, उनको शिक्षा से आगे बढ़ाएँ, और उनको समर्थ बनाएँ कि वो पूरा देश अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो आप करोड़ों बच्चों को छोड़ के ये जो उद्देश्य है देश का, विकसित राष्ट्र बनने का, ये संभव नहीं लगता मुझे कि ये असमानता दूर होना चाहिए कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, उनका पालन-पोषण अच्छा हो रहा है। वहीं एक तरह के बच्चे ऐसे हैं जिनको भूख भी है, प्यास भी है, शिक्षा भी है, वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं। उनका जो बचपन जिस तरह से बचना चाहिए, बचपन में जो उनको सुविधाएँ मिलना चाहिए, रामकृष्ण अगर हम चाहते हैं तो हमें रामकृष्ण जैसा बचपन भी देना होगा उनको। वो तो बेसिक आपकी नीड्स, जो जीवन की जो सीढ़ी है आगे बढ़ने की, वो बगैर शिक्षा के संभव नहीं है। तो शिक्षा से अपने बच्चों को तो जोड़ें, सक्षम है अगर, तो आप और बच्चों की भी ज़िम्मेदारी जी। लेना चाहिए। जी। तो आप सुन रहे थे मनोज कौशल जी को, जो कि जिन्होंने झुग्गी बस्तियों को ही एक क्लासरूम का रूप दे दिया, और जो गरीब बच्चे हैं, उनके जीवन को एक नई रोशनी दिखाने का काम फिलहाल मनोज कौशल जी कर रहे हैं। बातों का सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा कुछ नई कहानियों के साथ। आप जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार।